सपने आपके हैं तो जुनून भी आपका होगा, मेहनत भी आपका होगा। बस मैं एक सही दिशा के साथ आपको आगे बढ़ाने का काम करूंगा। संपादकीय पोस्टमार्टम उसी का एक नाम है। हम लोग हमेशा देखते हैं कि इंग्लिश न्यूज़पेपर, चाहे वो द हिंदू हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, कई सारे यूट्यूबर यह प्रयास कर रहे हैं कि उसका एनालिसिस पर डे आपको उपलब्ध करा सकें, लेकिन हिंदी माध्यम में यह कमी है, जिसको पूरा करने का प्रयास मैं अपने इस चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। बस आपका छोटा सा सपोर्ट चाहता हूं और प्यार चाहता हूं कि आप इस सीरीज के साथ जुड़ें। आपको जो पसंद नहीं आ रहा है वो बताएं और जो पसंद आ रहा है उसके बारे में भी चर्चा करें। आज हम लोग साइंस एंड टेक के दो महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। एक बात समझ के रखिए, आप अगर संपादकीय विश्लेषण के साथ लगातार बने रहते हैं तो मेंस आपके लिए आसान हो जाएगा। साथ ही हम इस सीरीज में यह भी चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं जिसको आप अपने सामान्य जीवन में अगर शामिल कर लेते हैं तो आपका जो एक लेखन शैली है, भाषा शैली है, वो दोनों बेहतरीन हो जाएगा। अधिकारी बनना है तो अधिकारी की तरह चलना होगा, अधिकारी की तरह सोचना और समझना होगा और उसी जुनून के साथ अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए भी तैयार रहना होगा, जिसके लिए आपको संपादकीय पोस्टमार्टम का यह सीरीज देखना चाहिए। आप इंग्लिश माध्यम का भी देख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ होता है, समस्या वहाँ होता है जब आप लिखने बैठते हैं, क्योंकि उस समय आपके दिमाग में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा एक साथ आता है और प्रस्तुतिकरण में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। और यह जो संकल्पना है, यह जो मोटिवेशन है, आपको अपने अंदर भी लाना चाहिए। हम लोग डूबते तो हैं ना, फिर तैरते भी हैं, निकलने का पूरा प्रयास करते हैं, हाथ पैर खूब मारते हैं कि उस समस्या से बाहर निकल जाए। लेकिन अगर अपनी जिंदगी को इस तरह से जिएं और इस तरह से कहें कि मैं फिर जीत जाऊंगा, तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलता है और आप उस समस्या से खुद ही बाहर निकल पाते हैं और उस उड़ान की तरफ चल पड़ते हैं जहां आपको जाना है। चलिए आते हैं जनसत्ता के पहले एडिटोरियल के साथ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यह टॉपिक है सौर तूफान के खतरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खैर, हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं इस तरह के टॉपिक को, क्योंकि हमको लगता है ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये हमेशा से सिलेबस का हिस्सा है और हमेशा से सिलेबस का हिस्सा रहेगा। आप इसको, सौर तूफान को आप साइंस एंड टेक के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आप इसको इकोनॉमिक ज्योग्राफी के माध्यम से भी समझ सकते हैं, आप इसको किसी भी रूप में समझें, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने का उम्मीद रहता है। कहता है, आग उगलते सूरज को देखकर तो लगता है कि ताप युग की शुरुआत हो गई, गर्म युग की शुरुआत हो गई। इस बार देखिए ना कितना गर्मी पड़ा है। पिछले एक दशक से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसके लिए सूर्य में हो रहे ताप संबंधी बदलाव जिम्मेदार है। और यह ताप में क्यों बदलाव हो रहा है, खैर ये वैज्ञानिक अध्ययन का विषय है, लेकिन पृथ्वी पर तापमान क्यों बढ़ रहा है इसके पीछे तो अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई सारे अध्ययन हो चुके हैं। कहा जा रहा है आज प्रकृति और विश्व दोनों ही खतरे में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आज आप इस तरह के शब्दों का, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग अपने सामान्य जीवन से लेकर अगर कॉपी में करते हैं तो आपका एक मानकता का जो परिभाषा है उस स्तर पर जा सकेंगे आप। तो आज प्रकृति और विश्व दोनों खतरे में है। क्यों? क्योंकि प्रकृति को हम लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दोहन करने में लगे हुए हैं, लेकिन अगर प्राकृतिक चीजों का खात्मा होगा, नष्ट होगा, तो मानव जीवन कैसे बच पाएगा, तो विश्व कैसे आगे बढ़ पाएगा, इस बात को आप सोच सकते हैं। कहता है, बढ़ता वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग और परमाणु परीक्षणों व युद्धों से उत्पन्न होने वाले विकिरण आज मानव अस्तित्व के लिए कहीं सब बड़े खतरे उत्पन्न कर दिए हैं। सूचना और संचार क्रांति ने अपना वर्चस्व कायम कर लिया है, लेकिन यह भी ब्रह्मांडीय खतरों से मुक्त नहीं है। हम लोग को लगता है पृथ्वी पर खतरा है, बिल्कुल गलत लगता है, क्योंकि आसमान में भी उतने ही बड़े खतरे मौजूद हैं जिसका आभास हमको बाद में होता है। आप यह समझिए कि हम लोग उपग्रहों के आधार पर पूरा दूरसंचार यानी टेलीफोन से लेकर आप कोई भी तरह के संचार माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो चाहे कोई और हो, हम उसको ब्रह्मांडीय उपग्रहों के आधार पर ही तो संचालित करते हैं। लेकिन अगर इस उपग्रहों पर भी खतरा मंडराने लगे तो पूरा ध्वस्त हो जाएगा सिस्टम, चाहे वो जीपीएस प्रणाली हो, चाहे वो मोबाइल इंटरनेट हो, सारे बर्बाद हो जाएंगे। और इस तरह का खतरा कहां से उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डायरेक्ट सूर्य से दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य जब
सूर्य में जब विस्फोट होता है, सूर्य से जब उष्मा निकलता है, तो यह पृथ्वी के इन उपग्रहों को भी प्रभावित कर सकता है। इसी के बारे में पूरा एक एनालिसिस यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज और पृथ्वी के बीच अंतरिक्ष में एक विशालकाय बुलबुले का निर्माण करके सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरणों को धरती पर पहुंचने से रोका जा सकता है। और ये बुलबुला कैसा रहेगा, तो ये पृथ्वी है, ये सूर्य है और बीच में ये बुलबुला खड़ा है। यहां से सौर विकिरण आएगा, प्रकाश आएगा, ये बुलबुला इसको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो बहुत सारे विकिरण को यह रिफ्लेक्ट कर सकता है। और यह बुलबुला कितना बड़ा हो सकता है, थोड़ा सा वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा चीजें। कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे विनाश को रोकने के लिए MIT के वैज्ञानिकों ने सूर्य और पृथ्वी के बीच अंतरिक्षीय बुलबुला यानी स्पेस बबल की अवधारणा का प्रस्ताव रखा है। यह बुलबुला ब्राजील के आकार का होगा। कितना बड़ा होगा आप समझ सकते हैं, एक देश के बराबर होगा। यह बुलबुला ब्राजील के आकार के बराबर होगा। इसका नाम है इन्फ्लेटेबल बबल, हवा में तैरने वाला बुलबुला। कहा जा रहा है सूरज से आने वाले खतरनाक विकिरण इस बुलबुले से टकराकर परावर्तित हो जाएंगे और धरती तक नहीं पहुंच पाएंगे, और धरती पर एक बड़ा खतरा पहुंचने से पहले ही हम उसको रोक पाएंगे। कहा जा रहा है अंतरिक्ष बुलबुला शोध परियोजना वैज्ञानिक जेम्स अर्ली के विचारों पर आधारित है, जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष में एक विक्षेपी वस्तु तैनात करने का सुझाव दिया था। और यह विक्षेपी वस्तु जो होगा वह सूरज के किरणों को परावर्तित करेगा। रोजर एंजल ने बबल बेड़े का प्रस्ताव रखा था कि बबल बना दीजिए ना, एक ऐसा गुब्बारा बना दीजिए जो यह विकिरण जो है या सूरज का उष्मा जो है उसको पृथ्वी पर आने से पहले ही परावर्तित कर दे। ये काम ओजोन कर रहा है, क्योंकि वह अवशोषित कर रहा है परावैज्ञानिक किरणों को। यह काम हमारा वायुमंडल कर रहा है। लेकिन अब चूंकि हम इन सारे प्राकृतिक संसाधनों को कमजोर बना दिए हैं, तो ऐसा कोई संसाधन विकसित करना होगा जो सूर्य के ताप को रोक सके, रिफ्लेक्ट कर सके। कहा जा रहा है सूरज पर अनवरत बढ़ते उठते रहने वाले सौर तूफानों से गर्म लपटें धरती के बाहरी वायुमंडल में को गर्म कर रही है। इसका असर किस पर पड़ रहा है, तो ग्रहों पर पड़ रहा है। कहता है कि सामान्य तौर पर सौर तूफान 10 से 20 लाख मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। इसका असर अंतरिक्ष के दूर दूर तक के उपग्रहों ग्रहों पर पड़ता है। इन्हीं सौर लपटों के आवेशित कण अंतरिक्ष से होते हुए बेहद तेजी से धरती की ओर आते हैं, और जब ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र से टकराते हैं तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, और इससे धरती का वायुमंडल क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और इस विशाल ऊर्जा पुंज को अगर रोका नहीं गया समय रहते तो यह धरती को और ज्यादा गर्म करते चला जाएगा। तो एक तो हम धरती को गर्म करने में लगे हुए हैं, ऊपर से यह सौर तूफान गर्म कर रहा है। तो जब धरती गर्म होगा तो प्राकृतिक विविधता का तो नाश होगा ही, सामान्य मनुष्य भी उससे प्रभावित होगा। कह रहा है यहाँ इसका सीधा असर GPS, नेविगेशन, मोबाइल फोन, टीवी सिग्नलों पर भी पड़ेगा। कहा जा रहा है सौर तूफान का असर पहली बार 1859 में देखा गया था। इस शक्तिशाली भूचुंबकीय तूफान ने यूरोप और अमेरिका के टेलीग्राफ नेटवर्क को तबाह कर दिया था। यानी आप सोच रहे होंगे सौर तूफान का असर हम लोग अभी तक नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि पहले भी यह हो चुका है और अमेरिका, यूरोप इससे पहले भी प्रभावित रहा है। कहा जा रहा है यहाँ पर टेलीग्राफ नेटवर्क तबाह हो गया था, तो एक बड़ा नुकसान देखने को मिला था। अब भविष्य में सौर तूफानों की तीव्रता ज्यादा भयावह होगी, जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे उपग्रहों को प्रभावित करेंगे और हमारी संचार व्यवस्था व GPS प्रणाली को ठप कर दिया जाएगा। तो इस तरह के सौर तूफानों से बचने की भी आवश्यकता, सलाह यहाँ पर दिया जा रहा है। परावैज्ञानिक किरणें भी अब एक खतरनाक स्तर तक पहुंच चुकी हैं। अब वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका स्तर औसत से 3 गुना और बढ़ गया है। आखिर परावैज्ञानिक किरणों के बढ़ने का कारण भी है क्योंकि ओजोन लेयर पर जो छिद्र का निर्माण हुआ है और जो ओजोन लेयर कमजोर हुआ है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं मानव को तो भुगतना ही पड़ेगा। कहता है आगे, पिछले कुछ महीनों से सूरज पर काफी हलचल भरी गतिविधियां देखने को मिल रही है। पिछले दिनों सूरज पर मौजूद एक धब्बे में भयानक विस्फोट की तस्वीरें भी सामने आई थी। इस विस्फोट से निकलने वाले विकिरण धरती पर भूचुंबकीय तूफान का कारण बन सकते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा बढ़ सकता है। कहता है आगे कि भूचुंबकीय तूफान
एक प्रकार का सौर तूफान है जो पूरे सौर मंडल को प्रभावित करता है, और उसका प्रभाव किस पर भी पड़ता है, तो पृथ्वी पर भी पड़ता है। तो ये सौर तूफान हमारे पृथ्वी को कम नुकसान पहुंचाए, इसको लेकर भी बात होनी चाहिए। कहा जा रहा है इस साल शुरुआत में एलन मस्क की स्पेस कंपनी के 40 उपग्रह भूचुंबकीय तूफान का शिकार हो गए। और ये भूचुंबकीय तूफान कैसे आया, तो हमने बताया कि सूरज का जो सौर ऊर्जा निकलता है वह जब पृथ्वी के नजदीक आता है तो यह पृथ्वी के वातावरण से टकराता है। भूचुंबकीय गुण जो है पृथ्वी का, उसके कारण यह इस तरह का विशाल ऊर्जा पुंज का निर्माण होता है। कह रहा है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि 2020 से ही सौर तूफान चक्र की शुरुआत हो चुकी है, और आने वाले दिनों में भारत कई सारे सौर तूफानों को झेलने के लिए पृथ्वी ऐसे कई सौर तूफान को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए पृथ्वी को। और पृथ्वी पर रहता कौन है, तो पृथ्वी पर रहते हैं हम, तो इसका मतलब है कि हमें तैयार रहना चाहिए, है ना। कहता सौर तूफान के दौरान सूरज की सतह से ऊर्जा का गुब्बारा फूटता है। अब देखिए गुब्बारा फूटेगा तो क्या होगा, बड़ा ऊर्जा पुंज निकलेगा और यह ऊर्जा पुंज अंतरिक्ष में फैल जाएगा। कहा जा रहा है कि पृथ्वी पर ऐसे सौर तूफान की वजह से पावर ग्रिड और संचार व्यवस्था पर तो असर पड़ता ही है, प्राणियों के लिए भी खतरनाक है। इस तरह के सौर तूफान इंसानों के घातक प्रभाव डालते हैं। सौर तूफान को लेकर वैज्ञानिकों की खोज भी सीमित है। पहले इसे इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे इसका प्रभाव बढ़ते चला जा रहा है, लोग इसका प्रभाव को लेकर अध्ययन करने लगे हैं और वैज्ञानिक भी अब चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूरज से आने वाले विकिरणों से इस अंतरिक्ष बुलबुले की तकनीक से पूरी तरह से तो नहीं रोका जा सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। तो ये बुलबुले का प्रभाव एक व्यापक प्रभाव हो सकता है। कहा जाता है आगे कि अंतरिक्ष में इस बुलबुले का परीक्षण भी किया जा चुका है और आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल भी शुरू होगा। तो ये बुलबुला कितने बड़े आकार का होगा सोचिए, और ऐसे बुलबुले पृथ्वी पर कई जगहों पर लगा दिए जाएं तो हम लोग सौर विकिरण और सौर तूफान का सामना कर सकते हैं। यदि हम धरती से पर टकराने से पहले ही 1.8% सौर विकिरण को वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित कर देते हैं तो बढ़ते वैश्विक तापमान की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ऐसी संभावना है कि अंतरिक्ष में जहां जेम्स वेब टेलीस्कोप स्थित है वहीं पर यह बुलबुले को लगाया जाएगा, क्योंकि वह बहुत ही सूटेबल जगह है इस तरह के बुलबुले को लगाने का। वैज्ञानिकों का यह कदम सराहनीय जरूर है, लेकिन अभी आगे देखना होगा कि क्या इस कदम के साथ हम सफलता अर्जित कर पाते हैं और सौर तूफान को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते हैं। खैर ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ बात है, लेकिन हम प्रयास भी ना करें ये कहां से सही है। तो कम से कम वैज्ञानिक स्तर पर यह प्रयास तो हो ही रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल की ओर, संपादकीय की ओर। अगला है सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को लेकर। कितना आप लोग दोषी हैं इस पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए, शायद ही आपने नहीं सोचा होगा। सोचना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो हमारी ही है ना, हमारा ही घर है ना, बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है ना। ऐसे में प्लास्टिक वो बड़ा कारक है जो ना सिर्फ पृथ्वी को तबाह कर रहा है बल्कि आपको भी बर्बाद कर रहा है। ऐसे में अगर इस तरह की प्लास्टिक को हम लोग अपने सामान्य जीवन से दूर कर दें तो हम लोग ना सिर्फ पृथ्वी पर बल्कि खुद पर भी एक बड़ा एहसान करेंगे। कहा जा रहा है इसी संदर्भ में कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वाले 19 उत्पादों पर बैन लगाया जा रहा है। इन प्रोडक्ट को एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है, लेकिन इसको फेंकने के बाद यह कभी नष्ट नहीं होता है और पुनः प्रयोग से भी कोई व्यवस्था इसका नहीं है कि इसको पुनः चक्रित कर दिया जाए। तो ऐसे में ये पृथ्वी पर ऐसे वैसे पड़े रहते हैं। नालियों को जाम करना, मृदा का प्रकृति को हरास करना या फिर आपके शरीर में चले जाना, यही इसका क्रिया होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह समस्या आगामी हजारों वर्षों तक पृथ्वी को प्रदूषित कर सकती है और संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कहा कि प्लास्टिक बैन का नियम न मानने वाले निर्माताओं, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर ये तो बोल बच्चन है, सब बात आपको भी पता है, बोल बच्चन है कि नहीं, क्योंकि 1 महीना बीतता नहीं है कि फिर से प्लास्टिक मार्केट में उपस्थित हो जाता है। कारण बड़ा सिंपल सा है कि सरकार विकल्प नहीं देती है, बस नियम बनाती है। जिस दिन विकल्प देने लगे उस दिन इस तरह के नियमों का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे अभी देखिए ना,
अभी आप जाइए बड़े बड़े मॉल में तो आपको एक बात देखने को मिलेगा कि पहले वहाँ प्लास्टिक मिलता था, लेकिन अब वहाँ थैला मिलता है। एक बड़ा परिवर्तन है, और इस तरह के परिवर्तन को अगर हम सभी तरफ लागू होते देखें ना तो मज़ा आ जाएगा। खास करके छोटे मोटे सब्जी के दुकान पे, रेहड़ी पटरी पर जो लोग कुछ खरीदते हैं और उसके बदले उनको प्लास्टिक में दिया जाता है, तो अगर थैला लेकर चला जाए तो क्या मज़ा आ जाएगा, नहीं? खैर, कहा जा रहा है हालांकि इस तरह के आदेश पहले भी कई बार ला चुके हैं, और ढाक के 3 पात होता कुछ नहीं है, रहता है वही सब जैसा पहले चला आ रहा है। खैर, दिल्ली सरकार ने एलडी, पीपी, एचएम व बबल वाली पॉलिथीन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वह आज भी धड़ल्ले से बिक रहा है, और न सिर्फ बिक रहा है बल्कि कई सारी फैक्ट्रियां खुल रही हैं और बनाते चली जा रही हैं। इसमें खेल चलता है अधिकारियों का, खेल चलता है उन लोगों का साठ-गांठ का जो एक दूसरे के लाभ देकर इस तरह की कंपनियों को चलाते हैं और पृथ्वी को बर्बाद करते हैं। कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार ने 50 माइक्रोन से ऊपर वाली डेली यूज के प्लास्टिक का आदेश जारी किया था, लेकिन अब इसमें बदलाव करके 75 माइक्रोन कर दिया गया है, और यह जो 75 माइक्रोन का प्लास्टिक है थोड़ा महंगा मिलता है। तो ग्राहक भी लालच के चक्कर में, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में इस तरह के प्लास्टिक को नहीं लेते हैं और फिर एक सामान्य प्लास्टिक का प्रयोग करने लगते हैं, जिसका नाम है सिंगल यूज प्लास्टिक। कहा जा रहा है सरकार को यदि वाकई प्लास्टिक पर बैन लगाना है तो बड़े एक्शन प्लान की जरूरत है। सिर्फ नियम बनाने से नहीं होगा, बल्कि नियमों को लागू करने की क्षमता भी होनी चाहिए सरकार में। जिस तरह कोरोना में मास्क लगाने के लिए चप्पे चप्पे पर वॉलंटियर खड़ा कर दिया गया था, नाक के नीचे गया नहीं मास्क कि आपको लगा, आपका 50 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये जैसा भी चार्ज था वो दिया जा रहा था, यानी चालान काटा जा रहा था। तो उस तरह की व्यवस्था अगर कर दी जाए तो हम लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को भी खत्म होते देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि दरअसल सरकारें अपनी ओर से अथक प्रयास करती हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी पैसों के लालच में लोगों की मौत के साथ सौदा कर देते हैं, और ऐसे भ्रष्ट लोगों को लगता है कि हम थोड़ा सा गलत करके पैसा कमा रहे हैं तो इसमें बुराई क्या है, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनको यह समझना होगा कि उनके इस कृत्य से मानव जीवन पर प्रभाव हो रहा है, और मानव जीवन से प्रभावित नहीं हो रहा बल्कि उनके बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। तो पैसे कमा किसके लिए रहे हो जब वही जीवन नहीं रहेगा। तो कह रहा शहरों में यदि किसी की 70 वर्ष में मृत्यु हो जाए तो लोग कहते हैं कि सही उम्र में जीकर मर गया। आप ये समझिए कि आप 70 वर्ष की उम्र को बांध दिए हैं कि यह जीवन प्रत्याशा है आपका, जबकि आप 90 वर्ष जी सकते हैं, आप 100 वर्ष जी सकते हैं। कब? जब आप यह मान के चलें कुछ ऐसा काम ही नहीं करेंगे जिससे हमारा जीवन छोटा हो, तो आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। कहा जा रहा है कि मानव की इन्हीं सारी आदतों के कारण वह कम आयु में हार्ट अटैक, मधुमेह, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से अपने भविष्य को बर्बाद करने में लगा हुआ है। आगे कहा जा रहा वैश्विक सरकारों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जागरूकता और प्रकृति और पृथ्वी के संरक्षण के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, और यह प्रयास किया जाता है किसी तरह लोग सिंगल यूज प्लास्टिक से दूर हो जाएं, या फिर उन अवांछनीय कृत्यों से खुद को दूर कर लें जिससे पृथ्वी और पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। कहा जा रहा केंद्र व राज्य सरकारें संजीदा भी हैं, लेकिन हम उतनी संजीदगी से इस बात की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं जितने की जरूरत है। यदि हम आज भी छोटी छोटी चीजों को समझकर उस पर अमल करना शुरू कर दें तो संभवतः निश्चित रूप से आगे आने वाली पीढ़ियों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा। तो आज तो लाभ नहीं दिख रहा है, लेकिन कल लाभ दिखेगा। कल आपको ये भी पता चलेगा कि आपके कुछ प्रयासों के कारण आपका जनरेशन, जो आपका बच्चे हैं, वो उनका भविष्य उज्जवल हो रहा है। खैर, केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार एक व्यक्ति एक साल में करीब 8 किलो प्लास्टिक कचरा फेंकता है, और महानगरों में इसकी संख्या चौगुनी है। कल ही हमने क्या देखा कि वायु प्रदूषण के कारण आपकी उम्र 10 वर्ष तक कम हो रही है, और अगर इसी तरह के प्लास्टिक कचरा को फेंका जाता रहा तो 15 वर्ष मान के चलिए तो आप जिएगा क्या और सुख क्या भोगिएगा। आप तो नरकीय स्थिति में रहिएगा, क्योंकि कई सारे बीमारियों से आप खुद ही त्रस्त रहिएगा। कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 8 किलो प्लास्टिक कचरा फेंकता है, और यह कचरा जाता कहाँ है? तो नालियों को बंद करने में जाता है, धरती की उर्वरा शक्ति को खत्म करने में जाता है, भूगर्भ का जल जो पीने योग्य नहीं रह जाता है, रंगीन प्लास्टिक बैग से कैंसर के रोग जैसे
कई सारे रोगों को जन्म देने का एक साधन बन जाता है। कहा जा रहा पर्यावरण वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक को 20 माइक्रोन या इनसे पतले उत्पाद को पर्यावरण के लिए बहुत घातक माना गया है। इन थैलियों से मिट्टी में दबने से फसलों के लिए उपयोगी कीटाणु भी मर जाते हैं। तो इस तरह के प्लास्टिक अगर गांव में पहुंच गए तो मृदा क्षति से कृषि क्षति होना शुरू हो जाएगा। कहा जाता है इन थैलियों के प्लास्टिक में पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है जो मिट्टी में दबे रहने पर भूजल को जहरीला बना देता है। बारिश में प्लास्टिक के कचरे से होने वाली दुर्गंध से नदी नाले अवरुद्ध की स्थिति में जाते हैं, जिससे बाढ़ की समस्या आ जाती है। इसके अलावा हवा में प्रदूषण फैलता है, वो तो अलग ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्या होती ही है। कहा जा रहा प्लास्टिक कचरा खाने से आवारा पशु मर जाते हैं। एक उदाहरण देता हूं, इस बात को समझिएगा। एक गाय, दिल्ली जैसे एरिया में एक गाय का अप्रत्याशित मृत्यु हो जाता है। जब उनको उस गाय के पेट को देखा जाता है तो लगता है बहुत मोटा है, भारी है, लगता है ये जैसे गर्भ में है, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन जब गाय के पेट को चीरा जाता है, क्योंकि डॉक्टरों को लगता है कि अगर समय रहते इस बच्चे को निकाल लिया गया तो शायद बच जाए, लेकिन जब गाय के पेट को चीरा जाता है तो आपको पता है उसके पेट से 51 केजी प्लास्टिक निकलता है। और कोई बच्चा नहीं रहता है, बल्कि वो प्लास्टिक रहता है जो गाय खाने के साथ खा जाती है, और वह पाचन तो हो नहीं पाता है, वो जमते चला जाता है, और यह फिर उसके मौत का कारण बनता है। आप यह दिल दहलाने वाला स्टोरी इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि ऐसे कई सारे वाक्य आपके सामने हो रहे हैं, आप देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो समुद्री जीव का भोजन करते हैं, चूंकि उनके पास खाने के अन्य विकल्प नहीं है। चूंकि यदि इस मामले पर ईमानदारी से काम नहीं हुआ तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को विरासत में खतरनाक बीमारियां ही देकर जाएंगे। ऐसे में सरकार समय समय पर जांच पड़ताल करते रहे, जिससे भ्रष्ट अफसरों को डर बना रहे। हमें भी सुधारने की जरूरत है, और हमें भी सिंगल प्लास्टिक का जो यूज है वो अपने जीवन से खत्म करने की जरूरत है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बना सकें, ऐसा एक विचार अपनाने की जरूरत है, जो सरकार के स्तर पर सिर्फ नहीं, प्रशासन के स्तर पर नहीं, दुकानदार के स्तर पर नहीं, बल्कि खुद के स्तर पर, स्वयं के स्तर पर शुरू करने की आवश्यकता है। तो आज का एडिटोरियल एनालिसिस यहीं तक। एक क्वेश्चन है जो आप लिख सकते हैं कि भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक के बैन होने के क्या क्या प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करना एक तार्किक कदम है या नहीं? विश्लेषण करें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं और अपने स्तर पर जांच परख कर सकते हैं। आप मेरे स्तर पर भी इसको जांच परख कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं श्योर सक्सेस से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग भी एक संस्थान चला रहे हैं और उसमें भी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन में हम लोग कुछ ज़्यादा ही बिजी रह जाते हैं। इसके कारण कॉपी चेक करना का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रयास रहेगा कि इन फ्यूचर आपके लिए एक बेहतर विकल्प इस मायने में दिया जाए। धन्यवाद।